आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुपरफास्ट 100 में बात सबसे पहले तेंदुए के लाइव अटैक की। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के बल्लापुर शहर में घर में तेंदुए के घुस जाने से हड़कंप मच गया। छत से पत्थर हटाकर जायजा ले रहे एक आदमी पर तेंदुए ने एक के बाद एक लगातार 2 हमले बोल दिए। तेंदुए का दूसरा हमला इतना जोरदार था कि आदमी दूसरी छत पर धड़ाम से जा गया। छत के पत्थर हटाकर एक पुलिस वाले के साथ 2 आदमी घर में कैद तेंदुए को देख रहे थे। तेंदुए का एक बिजली की तरह बाहर निकला। इससे पहले पुलिस और उसके 2 साथी कुछ समझ पाते तेंदुए ने एक बार फिर हमला बोल दिया। पहले हमले के बाद भाग रहे उसी शख्स पर तेंदुए ने फिर दूसरा हमला बोल दिया। खूंखार तेंदुआ यही नहीं रुका। घर के छत पर खड़ी भीड़ पर तेंदुए बिजली की तरह से एक बार फिर हमले की उसने कोशिश की, लेकिन एक शख्स के हाथ में बड़ा डंडा देखकर तेंदुए ने कदम पीछे खींच लिया। लोगों पर अटैक करने के बाद तेंदुए ने छत से गली में कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने गली का गेट लगा दिया, जिसके बाद तेंदुए को गली में ही दूसरी तरफ से रोक दिया गया और वो एक घर में छिपकर बैठ गया। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के परिजन को अपना प्रस्ताव बनाने की नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के बेटे जामिन हुसैन बिस्मिल्लाह ने वाराणसी में मोदी का प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। हम प्रस्तावक नहीं लेंगे और हमने साफ इनकार कर दिया, बल्कि हमारे बेटे आफाक हैदर ने वहाँ 10 बजे रात में लिख करके दिया कि हम प्रस्तावक नहीं बनेंगे। मीडिया में मोदी के प्रस्तावक के तौर पर बिस्मिल्लाह खान के परिजनों के नाम सामने आए थे, जिससे बिस्मिल्लाह के बेटे जामिन हुसैन बिस्मिल्लाह बेहद खफा भी हैं। बाल में क्या निकलवाया तो बेटा हमारा दिमाग तो एकदम से गुस्सा हो गया है। अपने बेटे को बेटा में डांटा भी कि तुम वहाँ प्रस्तावक हुआ कैसे ये कुछ हमको भी नहीं मालूम। हम तो वहाँ लिख के दे दिया था कि प्रस्तावक हम लोग नहीं बनेंगे। बिस्मिल्लाह खान के बेटे जामिन का कहना है कि उनके पिता कभी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े, तो फिर वो किसी के प्रस्तावक कैसे बन सकते हैं। अरे अब्बा जब नहीं किसी भी पार्टी के प्रस्तावक नहीं लिया तो हम कैसे लेंगे। अपने अब्बा को नाराज करें। जिस्म मर जाता है, रूह नहीं मरती है, आत्मा नहीं मरती है। इसलिए हमारे अब्बा हमारे साथ में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खबर है कि शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र मोदी के प्रस्तावक बन सकते हैं। बीजेपी ने छन्नूलाल मिश्र से संपर्क साधा है और बीजेपी सूत्र बताते हैं कि वो 24 अप्रैल को मोदी के नामांकन के दौरान प्रस्तावक हो सकते हैं। भले ही बिस्मिल्लाह खान के बेटे ने मोदी का प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया हो, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते और पूर्व जज गिरधर मालवीय ने उनका प्रस्तावक बनना कबूल कर लिया है। ठीक है, मुझसे पूछा गया कि क्या मैं उनके नाम का प्रस्ताव करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैं सहर्ष तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं करूंगा। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में राजकुमारी राजलक्ष्मी का नाम भी है। 24 अप्रैल को बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी वाराणसी में नामांकन करने वाले हैं, जिसमें राजकुमारी राजलक्ष्मी के प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहने की बात सामने आई है। नामांकन की तिथि को लेकर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बनारस के पंडितों की बात नहीं मानी। काशी के ज्योतिषियों की सलाह के विपरीत मोदी 24 अप्रैल को भद्रकाल में नामांकन करेंगे। दरअसल मोदी के नामांकन को लेकर बनारस के कई पंडितों ने शुभ तिथि 17, 20 और 22 अप्रैल निकाली थी। तय भी हो गया था कि 22 को मोदी पर्चा भरेंगे, लेकिन बाद में मोदी के गुजराती पंडितों की ओर से नामांकन के लिए भद्रकाल की 24 तारीख का दिन सुझाया गया। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना मदनी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का पक्ष लिया है। मदनी ने कहा कि इस देश में मुसलमान अपना अस्तित्व रखते हैं और मोदी से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। इस मुल्क में मुसलमान अकेले नहीं है, मुसलमान भी हैं और लाइक माइंडेड अदर्स भी हैं। तो मुल्क का जो स्ट्रक्चर है, कोई भी आए और कोई भी जाए वो नहीं बदल सकता। हमें ये इत्मीनान है। मौलाना मदनी ने मोदी के मुस्लिम टोपी न पहनने पर भी बचाव किया। मदनी ने कहा कि दूसरों को टोपी पहनाने से अच्छा है कि वो टोपी ना पहने। टोपी पहने और दूसरों को टोपी उड़ाए, इससे बेहतर है कि टोपी पहने नहीं। यही बात मैं कहता हूं और हर वक्त कहता रहता हूं। कांग्रेसी नेता और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मोदी को हिटलर की औलाद तक बता दिया। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तुम आते तब तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम हिटलर की औलाद हो, हिटलर के रास्ते चल रहे हो।
कानपुर में मोदी पर निशाना साधने के साथ साथ बेनी प्रसाद वर्मा ने बीजेपी नेताओं पर भी विवादित बयान दिया और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे क्या है, ये तो कब्रिस्तान चले जाएंगे। प्रधानमंत्री उधर केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी मोदी पर निशाना साधा। धनबाद में बोलते हुए जयराम रमेश ने कह दिया कि देश में मोदी लहर नहीं, मोदी जहर है। मुझे कहीं नरेंद्र मोदी की लहर नहीं दिखाई दे रही है, कहीं मैंने महसूस नहीं किया है कि मोदी लहर है, सिर्फ मोदी जहर है। जयराम रमेश यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी की सरकार आई तो मोदी प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाएंगे। सिर्फ मोदी जहर, मोदी की आंधी, मोदी की तूफान, मोदी की सुनामी। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी सरकार आएगी नरेंद्र मोदी प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाएंगे? कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और मोदी का मतलब मैन ऑफ डैमेज टू इंडिया बता दिया। वहीं बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी का नाम दिया है। नरेंद्र मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान भेजने वाले बयान को लेकर गिरिराज सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। गिरिराज के खिलाफ देवघर के मोहनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। गिरिराज के खिलाफ चुनाव आयोग भी कार्रवाई कर सकता है। कल ही गिरिराज सिंह के विवादित बयान की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की है कि गिरिराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने निशाना साधा है। शकील ने कहा कि यहां का बहुसंख्यक समाज बीजेपी को वोट नहीं देता तो क्या उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए? अगर भाजपा को वोट नहीं देने वाले पाकिस्तानी समर्थक हैं तो इस देश के बहुसंख्यक समाज को वो पाकिस्तानी समर्थक कह रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह ने भी मोदी की खिलाफत की थी तो क्या उन्हें भी पाकिस्तान भेजा जाएगा? उधर गिरिराज सिंह के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। खबर है कि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गिरिराज को फटकार भी लगाई। पार्टी ने उनसे ऐसे बयान देने से बचने के लिए भी कहा है। बयान देकर गिरिराज अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान को बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान से पार्टी सहमत नहीं है। बीजेपी आलाकमान से गिरिराज को फटकार मिल चुकी है, लेकिन गिरिराज सिंह अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने फिर कहा कि देश में कई लोग पाकिस्तान परस्त हैं जिनके लिए भारत में जगह नहीं है। अपने बयान पर कायम गिरिराज ने यह भी कहा कि समय आने पर पता चल जाएगा कि देश में कौन लोग पाकिस्तान परस्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को ही पाकिस्तान चले जाने की बात कही थी। गिरिराज के बयान के बहाने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि गुजरात के 50% से ज्यादा लोग मोदी का समर्थन नहीं करते। क्या इन सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए? क्या अच्छे दिन आने वाले हैं का यही मतलब है? गिरिराज के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि मोदी प्यार बांटने का दावा करते हैं लेकिन उनके करीबी फांसीबाजी बयान दे रहे हैं। मशहूर कारोबारी गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी से अपने संबंधों को लेकर सफाई दी है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में अडानी ने उन पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि मैंने मोदी से कोई फायदा नहीं उठाया। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने अडानी से संबंधों को लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी ने टॉफी के भाव अडानी को जमीन दी। वहीं केजरीवाल ने कहा कि मोदी अडानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और उन्हें राजनीतिक फायदा पहुंचाते हैं। यूपी के हरदोई की रैली में नरेंद्र मोदी ने इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि ठंडी चाय देने पर उन्हें चाटे भी पड़ते थे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वालों को भूख गरीबी के बारे में कुछ मालूम नहीं। यूपी के अलावा नरेंद्र मोदी मुंबई से सटे कल्याण का दौरा भी करने वाले हैं। कल्याण में मोदी शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से मंच साझा करेंगे। इसके अलावा मोदी की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी रैली है। चुनाव आयोग से पाबंदी हटने के बाद आज यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह पहले रैली करने जा रहे हैं। उनकी रैली पूर्वांचल के गाजीपुर में होने वाली है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिन्हा के लिए वो प्रचार करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज दक्षिण भारत में चुनावी सभाएं हैं। राहुल गांधी तमिलनाडु के रामनाथपुरम के अलावा आंध्र प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज मोदी के गढ़ गुजरात में गरजने वाले हैं। पाटन में अखिलेश यादव की जनसभा का आयोजन किया गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र का दौरा भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन है। अमेठी के मुंशीगंज, मुसाफिरखाना, वारिसगंज और इंडस्ट्रियल एरिया समेत कई इलाकों में आम आदमी पार्टी की जनसभाओं का आयोजन किया गया है, जहां पर केजरीवाल पहुंचने वाले हैं।
इससे पहले कल अमेठी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कुमार विश्वास के प्रचार में केजरीवाल जब रोड शो कर रहे थे तो उनके सामने महिलाएं आ गई और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अमेठी में महिलाओं ने केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा सा पोस्टर भी लहराया जिसमें केजरीवाल को दिल्ली का भगोड़ा बताया गया था। महिलाओं ने केजरीवाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। वहीं ये महिलाएं लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगा रही थी। केजरीवाल के खिलाफ लहराए गए पोस्टर को देखकर आम आदमी कार्यकर्ता भड़क उठे। केजरीवाल के एक समर्थक ने पोस्टर छीनकर फेंक दिया जिससे महिलाएं भड़क उठी और इस कार्यकर्ता के साथ हाथापाई शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया से जुड़े एनजीओ कबीर को मिलने वाले विदेशी फंड के राज खोलने का दावा करने वाली ये किताब बाजार में आई है। केजरी कथा नाम की इस किताब के लेखक राकेश सिंह हैं। दावा ये है कि ये किताब केजरीवाल और उनके एनजीओ के विदेशी कनेक्शन का खुलासा करती है। केजरी कथा के लेखक राकेश सिंह का दावा है कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अमेरिका ने आम आदमी पार्टी प्लांट कराई है। इस किताब में सीआईए एजेंट शिमरत ली का जिक्र भी है जिसने एनजीओ कबीर को विदेशी फंड दिलाने में मदद की थी। कल राजस्थान के करौली में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में सक्रिय होते तो उनका भी हश्र लालकृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह जैसा होता। कल मुंबई की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 60 साल तक गुजरात मरा पड़ा था और जनता भी सो रही थी, लेकिन मोदी ने आते ही 1 मिनट में गुजरात को जगाकर चमका दिया। मुंबई में कल हुई कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार नहीं पहुंचे। हालांकि राहुल ने सफाई दी कि हेलीकॉप्टर नहीं मिलने से पवार रैली में नहीं आ पाए। तबीयत खराब होने पर सोनिया ने रैली में राहुल गांधी को भेजा था। प्रियंका गांधी एक बार फिर से अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार के लिए रायबरेली जा रही हैं। 22 अप्रैल को वो रायबरेली के कई इलाकों में प्रचार करेंगी। इससे पहले 16 अप्रैल को भी प्रियंका सोनिया गांधी के प्रचार में रायबरेली गई थी। बाईस अप्रैल को प्रियंका रायबरेली संसदीय क्षेत्र की 15 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं करेंगी। उनका प्रचार अभियान बछरावा ब्लॉक के बन्नावा गांव से शुरू होगा। इसके अलावा शिवगढ़ महाराजगंज ब्लॉक में भी उनकी नुक्कड़ सभाएं होंगी। अहमदाबाद में एक जनसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अनिवार्य वोटिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वोट बहुत बड़ी ताकत है और दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां पर वोट नहीं देने पर जुर्माना लगता है। चुनाव आयोग से बार बार मिलते नोटिस से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव घबरा गए हैं। हाथरस की रैली में गरीबी के आंकड़े पर मुलायम ने पहले योजना आयोग को निशाने पर लिया, लेकिन बाद में कहा कि ज्यादा बोलने पर कहीं चुनाव आयोग नोटिस न भेज दे। एटा में हुई एक जनसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने फिर विवादित बयान दिया है। नेताजी ने बढ़ती महंगाई पर कहा कि लोगों की शौकीनी बहुत बढ़ गई है। बढ़ती अय्याशी और फिजूल खर्ची के चलते महंगाई बढ़ रही है। मुलायम सिंह की बहू और कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने रोड शो निकाला। रोड शो में डिंपल की गाड़ी के पीछे भारी संख्या में एसपी कार्यकर्ता भी चल रहे थे। डिंपल पिछली बार यहां से निर्विरोध चुनी गई थी। उत्तराखंड के रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ता मंच पर आपस में ही भिड़ गए। विवाद बढ़ने से पहले ही कुछ कार्यकर्ताओं ने मामला संभाल लिया। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक के चुनावी ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर यह विवाद हुआ। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक गुलपनाग ने पंजाब के कपूरथला में रोड शो किया। अभिनेत्री गुलपनाग यहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भाई बलदीप सिंह के प्रचार के लिए पहुंची थी। गुलपनाग खुद आपके टिकट पर चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रही है। यूपी के हरदोई में केजरीवाल के उम्मीदवार हीरालाल वर्मा आलाकमान की अनदेखी से नाराज होकर अनशन पर बैठ गए हैं। हीरालाल वर्मा का कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल उनके प्रचार के लिए नहीं आएंगे तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्टून वाला पोस्टर लगाने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई के कार्यकर्ता हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्टून वाले पोस्टर लगे होने की शिकायत टीएमसी सरकार के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक ने की थी। इसी के बाद पुलिस ने इन युवकों को गिरफ्तार किया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अजित पवार के खिलाफ धारा 171 और 171 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुजरात के वडोदरा में एक संस्था ने लोगों को अपने वोट के प्रति जागरूक करने के लिए कार्निवाल का आयोजन किया। इसमें टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों ने शहर शहर घूमकर लोगों से वोट देने की अपील की। गुजरात के वडोदरा में एक संस्था ने लोगों को अपने वोट के प्रति जागरूक करने के लिए कार्निवाल का आयोजन किया। इसमें टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों ने शहर शहर घूमकर लोगों से वोट देने की अपील की। यूपी के गोरखपुर में डॉक्टरों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों डॉक्टरों ने हिस्सा लिया और लोगों से वोट जरूर डालने की अपील की। गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रेत से हिंदुस्तान का नक्शा उकेरा और उस पर अनोखी कला का नमूना पेश किया।
सुप्रीम कोर्ट में आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की उस अर्जी पर सुनवाई होनी है जिसमें कहा गया है कि सुब्रत रॉय को गैर कानूनी तरीके से पकड़ा गया। निवेशकों की रकम नहीं लौटाने के मामले में सुब्रत रॉय 4 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद है। यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम ने जोधपुर कोर्ट में बीमार होने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें जेल की डिस्पेंसरी में ले जाया गया। हरियाणा के हिसार जिले के नानौंद इलाके में 42 गांवों की सतरूल खाप पंचायत ने इंटरकास्ट मैरिज को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके लिए लड़के लड़की की माता पिता की सहमति जरूरी है। इसके साथ ही सतरूल खाप ने 42 गांवों में आपस में रिश्ता तय करने पर बरसों से लगी पाबंदी को भी हटा लिया है। अब इन गांवों के लोग अपना गांव, पड़ोसी गांव और गोत्र को छोड़कर किसी भी गांव में शादी कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। चलती बस में 14 साल की लड़की से 5 दरिंदों ने गैंगरेप किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुआ ये कांड कुछ दिल्ली में हुए 16 दिसंबर को हुए निर्भया कांड जैसा ही है। लड़की ने अपने घर जाने के लिए बस पकड़ी जिसमें 5 दरिंदे बैठे हुए थे जिन्होंने मिलकर इसके साथ गैंगरेप किया। मध्य प्रदेश के पन्ना में आशा कार्यकर्ता से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 6 बदमाशों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। गुड़गांव में पुलिस ने महिला से गैंगरेप के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। निजी कंपनी में बतौर मैनेजर काम करने वाली महिला ने इन दोनों पर आरोप लगाया। महिला से 15 अप्रैल को गैंगरेप किया गया था, लेकिन आरोपियों की जान से मारने की धमकी से महिला घबराई हुई थी, जिसके कुछ दिनों बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को गैंगरेप की बात बताई। लखनऊ में पुलिस ने अपनी ही बच्ची से रेप करने के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया है। दरिंदे शख्स पर आरोप है कि पिछले कई साल से बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा था। एमपी की दतिया में सिंध नदी में नाव पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नाव पर 25 लोग सवार थे, बाकी के 18 लोगों की तलाश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। दादरी इलाके में एक निजी बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रतापगढ़ में एक जर्जर पुल को तोड़ने में लगी एक फॉकलैंड मशीन और डंपर पुल टूटने से 50 फीट नीचे नदी में गिर गए। हादसे में फॉकलैंड मशीन के ड्राइवर सहित 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हुए। गाजीपुर में चुनाव ड्यूटी पर तैनात पीएसी के एक जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ये जवान पुलिस लाइन की मेस के लिए सामान खरीदकर लौट रहा था। यूपी के हाथरस में एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए अलीगढ़ से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। गुड़गांव में एक युवती की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस को शक है कि मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। पुलिस को मामले की जानकारी एक फोन कॉल से मिली। पुलिस ने लड़की का पर्स, डायरी और श्मशान घाट से मिली राख को कब्जे में ले लिया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बाना में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने 2 लड़कों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने वाले दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दर्जन भर बदमाशों ने एक हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमले की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे अपार्टमेंट के गार्ड को भी इन बदमाशों ने हमला कर जख्मी कर दिया। वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी इलाके में मामूली बात पर फायरिंग कर देने वाले एक युवक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा सेक्टर 71 में एक फ्लैट से समाजवादी पार्टी के नेता की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। अनिल यादव बहलोलपुर के रहने वाले हैं। उनकी लाश पंखी से लटकी मिली। हरियाणा के रोहतक में पुलिस की बड़ी लापरवाही और दरिंदगी सामने आई है। यहां पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर एक युवक को पकड़ लिया और उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। बाद में पता चला जिस युवक के साथ दरिंदगी की गई है वो चोर नहीं है, उसका चेहरा आरोपी से मिलता जुलता है। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने 20 लाख अपहरण कांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अगवा हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर दिया। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदारों ने ही दिल्ली पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी गई 7 बाइकें भी बरामद की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने रिजवान नाम के मोस्ट वांटेड लुटेरे को गिरफ्तार किया है। कई दिनों से ताक में लगी पुलिस को खबर मिली कि रिजवान सीलमपुर इलाके में आने वाला है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और इस मोस्ट वांटेड को धर दबोचा। IPL 7 में आज सिर्फ एक मुकाबला होना है। आज अबू धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच में भिड़ंत होगी। कल आईपीएल में हुए एक मैच में किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात दे दी। किंग्स 11 पंजाब की जीत में मैक्सवेल और मिलर की तूफानी पारी का बड़ा योगदान रहा। मैक्सवेल ने 89 रन की धमाकेदार पारी खेली। बीसीसीआई ने आईपीएल फिक्सिंग की जांच के लिए 3 नाम सुप्रीम कोर्ट को सुझाए हैं। इनमें पूर्व जस्टिस जेएन पटेल, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आरके राघवन और पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री के नाम हैं। दरअसल मुद्गल कमेटी ने एन श्रीनिवासन के साथ साथ कुछ क्रिकेटर्स पर उंगली उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत बीसीसीआई से मामले की जांच के बारे में पूछा था।
मलेशिया का एक और बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। दरअसल मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बेंगलुरु जा रहे मलेशियाई विमान MH192 के लैंडिंग गियर में अचानक खराबी आ गई। हालांकि वक्त रहते विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH192 का कुआलालंपुर में सुरक्षित लैंडिंग के बाद अब विमान में सवार यात्रियों के परिजनों ने राहत की सांस ली। मलेशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हिसामुद्दीन हुसैन ने ट्वीट कर कहा, सभी यात्री सुरक्षित हैं। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी तट के समुद्र में डूबे जहाज के भीतर से गोताखोरों ने समुद्र से और 19 शव बरामद किए हैं, जिससे इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जियो न्यूज के संपादक हामिद मीर पर हुए जानलेवा हमले की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके तालिबान ने जियो न्यूज के संपादक हामिद मीर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने ट्वीट कर घटना की जिम्मेदारी ली। इस वारदात में हामिद मीर बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उन्हें कराची के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाउसफुल सीरीज की नई फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस जलवा बिखेरेंगी। हाउसफुल 3 में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन लीड रोल में है। कमीने के बाद अभिनेता शाहिद कपूर महाकमीने बनने वाले हैं। विशाल भारद्वाज फिल्म कमीने का सीक्वल बनाने जा रही है, जिसका नाम होगा महाकमीने। बड़े पर्दे पर एक बार फिर से रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी नजर आ सकती है। बताया जा रहा है कि रणबीर दीपिका के साथ साजिद नाडियाडवाला एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका डायरेक्शन इम्तियाज अली करेंगे। और उधर म्यूजिक लॉन्च के साथ ही फिल्म ये है बकरापुर का पहला गाना भी रिलीज हो गया। अब्बास टायरवाला के लिखे इस गाने को राहुल राम, अमित कैलम, रघुराम और के मोहन ने गाया है। 3 बजा तो मैं नाचूं, बेचूं अपने वोट, फिर भी अपनी किस्मत को डांटूं। भाई देखो तो कितने टन से कहेगी रण में शहर